तो कानपुर हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। विकास दुबे के सहयोगी प्रभात को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रभात ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के विकास दुबे के साथ फरीदाबाद में शरण लेने आया था। प्रभात ने यूपी से फरीदाबाद पहुंचने की अपनी कहानी को बताया और साथ ही स्वीकार किया कि 8 पुलिस वालों को मारने में वो खुद विकास के साथ था। प्रभात को 24 घंटे का कानपुर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। अंकुर और श्रवण को 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। साथ ही फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम ने अब तक इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। विकास दुबे के सरेंडर की खबर पर ग्रेटर नोएडा में अलर्ट है और कोर्ट में आने वाले लोगों की मास्क हटाकर जांच की जा रही। विकास दुबे को लेकर ग्रेटर नोएडा में भी हाई अलर्ट, कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में होने की भी खबर है, ऐसे में अलर्ट दिल्ली एनसीआर में। टोटल न्यूज के विशेष संवाददाता विनोद लांबा ने विकास दुबे के सहयोगी प्रभात से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जो उत्तर प्रदेश से विकास दुबे के साथ फरीदाबाद शरण लेने आया था। प्रभात ने यूपी से फरीदाबाद पहुंचने की अपनी कहानी भी बताई। साथ ही खुखार अपराधी ने यह भी स्वीकार किया कि 8 पुलिस वालों को मारने में वो विकास के साथ था। विकास दुबे केस में प्रभात की गिरफ्तारी हुई है और 2 शख्स की हुई है। प्रभात आपका नाम है ना? तो कहाँ से आए थे, फरीदाबाद तक कैसे पहुंचे आप लोग? फरीदाबाद तक सर जी हम लोग पहले वहाँ से झींझक से निकले हैं। कहाँ से? झींझक से पहले निकले सर जी हम लोग, वहाँ से औरैया गए। औरैया जाने के बाद में और आप उस दिन गोलीकांड में भी शामिल थे? हाँ सर जी। तो यहाँ कहाँ शरण ली थी? कहाँ शरण ली थी? यहाँ पर कहाँ शरण? लेट हो रहे हैं हम यार, लेट हो रहे हैं भाई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये प्रभात था जो कि विकास दुबे का बिल्कुल दायां हाथ कहा जाता था और ये अब जो क्राइम ब्रांच है फरीदाबाद की, इसके अलावा कानपुर पुलिस भी यहाँ मौजूद है। प्रभात को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। कानपुर पुलिस रिमांड मांगेगी। इसके अलावा और अपराधी इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और प्रभात ही सबसे ज़्यादा क्लोज विकास दुबे का कहा जा रहा था। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि तमाम कानपुर पुलिस के अलावा फरीदाबाद पुलिस गिरफ्तार इस शख्स को लेके जा रही है। और प्रभात, आपको अफसोस है अपने किए का? अफसोस है आपको? तो प्रभात ने गर्दन हिलाते हुए साफ तौर पर कहा है कि अपने किए का अफसोस है और अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अच्छे अपराधी की जिस तरह से बोलती बंद हो जाती है, वो इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपने देखा। उसने साफ तौर पर ये बात भी कबूल ली है कि वो उस गोलीकांड में शामिल था जिसमें यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। फरीदाबाद से विनोद लांबा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो विनोद लांबा ने इस शातिर अपराधी से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की दरअसल ये उत्तर प्रदेश से लेकर फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे, और इन तमाम सवालों के जवाब विनोद लांबा ने टटोले हैं, जानने की कोशिश की। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, जिस तरह से आपकी बातचीत हुई और जो बॉडी लैंग्वेज थी और उसको लेकर क्या अनुमान लगाया गया जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई और विकास दुबे का वहां से फरार होना, क्या ये दोनों साथ में ही फरीदाबाद पहुंचे थे या आगे पीछे का कोई मामला था? कहानी किस तरह से बनी है? So that विनोद, आपके पास लौटेंगे, थोड़ा सा तकनीकी समस्या है, लेकिन आपको बता दें कि विनोद लांबा ने जब बातचीत की थी प्रभात से, तब ये चीज निकलकर सामने आई थी कि प्रभात भी उस शूट आउट में उसके साथ था। जो 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उस वक्त ये प्रभात भी, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो विनोद लांबा जिससे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये प्रभात भी उस शूट आउट पर शामिल था और इसकी गोलियों से भी पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और उसको उसने स्वीकार भी किया है। हालांकि इस बात का पछतावा भी उसने जाहिर किया, उसने कहा कि हाँ, इस बात का उसे पछतावा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से शातिर अपराधी लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से भी विकास दुबे को बचाया जा सके। विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, दरअसल आपको बातचीत के बाद क्या समझ में आया, किस तरह की ये नेक्सस है, किस तरह का ये पूरा जाल है जो उत्तर प्रदेश से लेकर फरीदाबाद तक विकास दुबे को लेकर आता है और वहां से वो फरार भी हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर यहां कहीं ना कहीं कहा जा सकता
सकता है कि दिल्ली एनसीआर यूं ही नहीं आया है, और वो जो थ्योरी है कि क्या फरीदाबाद या फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली की बात की जाए, कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि क्या सरेंडर किया जा सके, बहुत विशेष वजह हो सकती है इसमें फरीदाबाद आने को लेकर। और दिल्ली एनसीआर के इलाके से इसे नाप कर देखा जाए तो ऐसा कि ठीक होगा। और बॉडी लैंग्वेज तो साफ तौर पर यह है कि, और काफी देर पुलिस कस्टडी में हो चुकी थी, तो वो एक्चुअल में उनका पता नहीं चल पाएगा कि उस समय क्या विचार थे, लेकिन इतना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शातिर तरीके से शरण ली और फरीदाबाद में आने का मकसद दिल्ली के पास होना निश्चित तौर पर था। पूरा प्लान और पूरा एग्जिट रूट भी समझाने की कोशिश की। और साकिर, इन चीजों के अलावा अगर बात की जाए, जिस तरह की खबरें अब आ रही हैं, ग्रेटर नोएडा में तलाशी की जा रही है, नजफगढ़ में भी छापेमारी हो रही है, राजस्थान के कई गैंग और अलवर का जो मेवात इलाका पड़ता है और फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच का जो एक इलाका मेवात का है, यहां भी कई गैंग के संपर्क में था। तो दो चीज हो सकती है, या तो इसको आश्वासन कहीं से मिला हो, या इसको लगता हो कि यूपी पुलिस भले ही इनकाउंटर कर दे किसी और स्टेट में, अगर मैं सरेंडर करता हूं तो वहां बात मेरी बन सकती है। ये एक वजह, एक छोड़ी इसे कहा जाएगा, क्योंकि पुख्ता तौर पे अभी इसने भी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत में प्रभात नहीं बता पाया था। इसके अलावा पुलिस के सोर्सेज भी इस चीज को अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके जो गैंग है, पपला गैंग है, डॉक्टर गैंग है मेवात का, ये 4-5 गैंगों के साथ भी इसके संपर्क की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही जा रही है। जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है हमारे, वो इस बात को मुख्य तौर पर कह रहे हैं। तो दोनों वजह हो सकती है कि यूपी के बिहार के नेपाल बॉर्डर तक इसको लगा कि यूपी पुलिस की शक्ति ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में, और खासतौर से जैसे मैंने कहा कि अलवर का मेवात इलाका कहलाता है, और गुरुग्राम जो लोकसभा है उसमें एक नुहू जिला आता है, वहां का जो मेवात इलाका, वहां के कुछ ग्रुप से ये संपर्क में हो सकता है, कुछ गैंग से संपर्क में हो सकता है। और इन जो बात की जाए कि एक राज्य के जो कुख्यात अपराधी होते हैं, दूसरे राज्यों में भी उनके संपर्क होते हैं, दोनों ही वजह हो सकती हैं। और एक बात जो बिल्कुल साफ है कि लगता नहीं है किसी प्राइवेट गाड़ी से अपने रूट के हिसाब से चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ऑन द स्पॉट कुछ हायर करके ये अपना जो रूट बनाता नजर आया है, जो अब तक की जानकारी से हमें समझ में आ रहा है, अब तक की बातचीत से समझ में आ रहा है। लेकिन अब कानपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है, तमाम चीजों के खुलासे होंगे और तमाम चीजों को लेकर परत दर परत खुलती जाएगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो छापेमारी की, नजफगढ़ से आप बात कर लीजिए, बाकी जगह से छापेमारी की जो खबरें आ रही हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि अभी ये बहुत दूर ना जा पाया हो और दिल्ली एनसीआर में ही कहीं अपने छुपने का नया ठिकाना खोज रहा। और पुलिस को, तमाम पुलिस है, खाली यूपी पुलिस की बात नहीं है, हरियाणा पुलिस की बात नहीं है, राजस्थान की पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है, दिल्ली की पुलिस भी एक्टिव है, इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। साकिर, विनोद, ये भी जानकारी आई थी कि जब ये फरीदाबाद में था तो पुलिस के सामने भी आया, लेकिन जानकारी ये भी थी कि पहचान नहीं पाई पुलिस, और वजह यही रही कि वो वहां से जब निकला तो किसी के भनक नहीं लग पाई कि वो कब आया और कब निकल गया। पहचान कर पाना क्या मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम ये समझ नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हो, अखबार हो, और जगह जगह पब्लिश और पोस्टर के जरिए इसकी पहचान चस्पा की जा रही है। बावजूद इसके जो जानकारी ये है कि अगर फरीदाबाद में पुलिसकर्मी कुछ पहले अगर इसे पहचान लेते तो शायद गिरफ्तारी हो सकती थी। देखिए, अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से यही जानकारी है कि जिस लोकेशन से प्रभात को अरेस्ट किया गया था, नहर पार की जो कॉलोनी थी, उस समय वो उसके आसपास ही मौजूद था, ये कहा जा रहा है। अभी बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसको लेकर देखना होगा, और खुद पुलिस कभी मानेगी भी नहीं कि हम मुख्य आरोपी को पकड़ने गए थे और वो बचकर निकल गया, दूसरा आरोपी हमें दिख गया। और लोकेशन और जो जिस तरह से सीसीटीवी की कहानियां सामने आ रही है, 2 लोकेशन इसने चुनी थी। नहर पार की कॉलोनी जो दूर के रिश्तेदारों की बताई जा रही थी, वहां इसने अपना ठिकाना बनाया था साकिर। इसके अलावा एक ओयो रूम में भी इसकी बुकिंग थी, वहां की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जो बाकी जगह तलाश की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि अगर प्रभात के आसपास तक पुलिस पहुंच गई थी तो निश्चित तौर पर यह भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अब क्या संभावना बनी, इसकी किस्मत अच्छी थी या पहचान नहीं पाया। मास्क एक बहुत बड़ा रोड़ा है इस समय। अगर आप मास्क के हिसाब से अगर देखें तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस की इस लड़ाई में मास्क को अपराधी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस पूरी केस की जब परतें खुलेंगी वो भी सामने आएगा, क्योंकि लगातार मास्क लगाए रखने से सिर्फ बॉडी से पहचान कर पाना कई बार संभव नहीं होता है।
इसी वजह से आपने देखा होगा कि ग्रेटर नोएडा की जो अदालतें हैं वहां पर भी मास्क हटाकर पेशी के लिए आने वाले तमाम जो लोग हैं या फिर जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनकी तलाशी की जा रही है। तो मास्क होना बिल्कुल 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 विनोद, अब बिल्कुल जिस तरह से अब ये तलाशी शुरू हुई है, विनोद जब आपने एक सवाल किया था कि किस तरह से वो फरीदाबाद पहुंचे, तो जो रूट उसने डिस्क्राइब किया उसमें माना जाए कि विकास दुबे और प्रभात ये हमसफर थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मान रहा है, साथ आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गोलीकांड में इसने ऑन कैमरा ये हमसे कहा है, टोटल न्यूज पे एक्सक्लूसिव बातचीत है, टोटल टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत है कि मैं उस गोलीकांड में जिस समय पुलिस पे गोलियां चल रही थी मैं साथ था। दावा ये भी किया जा रहा है कि 2 से 3 पुलिस वाले मारने में प्रभात का ही हाथ था, प्रभात के हाथ से चली गोलियों से ही 2 से 3 पुलिस वाले मारे गए हैं उन 8 में से, लेकिन इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इतना मैं आपको पुख्ता तौर पर कह सकता हूं, क्योंकि इसने खुद माना है और जो हरियाणा पुलिस के जो जवान थे, जो अधिकारी थे, इसे पूछताछ कर रहे थे, वो भी निकलकर बातचीत सामने आ रही थी कि इसने निश्चित तौर पर, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी 20 से 30 सेकंड का वक्त ऐसा आया था इसको फॉलो करते करते कि जब इसे पूछताछ शुरू हुई मैं इसके सामने मौजूद था जहां इसकी पूछताछ हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे वो लोकेशन छोड़नी पड़ी और इसका इंतजार करना पड़ा। शुरुआती जब पूछताछ शुरू हुई तो इसको हरियाणा पुलिस के जवानों ने और हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स ने ऐसे ही लिया, और बहुत बड़ा क्लेम मैं कर रहा हूं कि अगर मैं उस समय वहां मौजूद था जब इससे पूछताछ शुरू हुई, आज की पूछताछ, इनको कल गिरफ्तार किया गया था, मैं 30 से 40 सेकंड के लिए वहां जरूर मौजूद था। उस समय की बॉडी लैंग्वेज और कैमरे की बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क था। इसको पूछा गया, इसके साथ जो हरियाणा पुलिस ने पूछा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा, ये बड़ी बात है। और इसके अलावा जो देखा जाए बॉडी लैंग्वेज में, वो साफ में एक आखिरी में आपने सवाल सुना होगा, वो सवाल पूछना भी लाजमी था। आपने देखा होगा कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुंडों के मैंने इंटरव्यूज या खबरें देखी हैं, वहां आपने देखा उनसे पूछा जाता है क्यों करते हो, उनको कोई कहता है, कई गुंडों की वीडियोस बहुत वायरल होती हैं कि मुझे शौक है, मैं ऐसा करना चाहता था। यहां इस तरह की अकड़ अब नजर नहीं आई थी, अकड़ निकल चुकी थी, क्लेम नहीं कर पाया, जो किया सही किया, और अब झुकता नजर आया या फिर कहें गर्दन पस्ती नजर आई कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो पकड़ा गया हूं। और इससे जो पूछताछ होगी वो विकास दुबे तक किसी भी पुलिस को पहुंचा सकती है, चाहे वो हरियाणा की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, दिल्ली की हो। इन 4-5 राज्यों की पुलिस को मैं पुख्ता तौर पर आपको कह सकता हूं कि बेहद ही संगीन, बहुत तरीके के साथ, बहुत गंभीरता के साथ इस विकास दुबे की तलाश कर रही है, और ये प्रभात उसकी गिरफ्तारी में अहम कड़ी हो सकता है। साकिब एक बात और सुनिए आप, अगर अमर दुबे का आज इनकाउंटर जो हमीरपुर में हुआ, ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि उसकी जानकारी प्रभात ने ही दी थी। ये काफी अहम बात हो जाती है कि सिर्फ इसे विकास दुबे के बारे में नहीं पता था, उसके साथ जो लोग हैं किस रूट पर निकले हैं, कहां निकले हैं, वो पता था। हमीरपुर का इनकाउंटर इशारा करता है कि विकास दुबे के कितने करीब तक पुलिस पहुंच चुकी है। प्रभात बहुत क्रूशियल होने वाला है इस पूरे घटनाक्रम में। बिल्कुल, बहुत क्रूशियल ये गवाह हो सकता है जो विकास दुबे तक पुलिस को पहुंचाएगा। लेकिन विनोद, जब ये गिरफ्तारी हुई, क्या कोई हथियार भी बरामद हुए इन लोगों के पास से? क्या ये लोग हथियार लेकर चले? क्योंकि अगर हथियार बरामद हुए होंगे तो कम से कम ये अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से हथियार लेकर चले थे, या फिर फरीदाबाद में किसी ने हथियार मुहैया कराए। साकिब बिल्कुल कह सकता हूं कि हथियार लेके चले थे, पुख्ता तौर पे कह रहा हूं, सूत्रों के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, आधिकारिक बाइट पुलिस वालों ने नहीं दी है, जो मीडिया इंटरव्यूज होते हैं वो नहीं किए हैं। पुख्ता तौर पर 4 हथियार का मैं दावा कर रहा हूं अपने सूत्रों के मुताबिक, और यहां तक मुझे जो जानकारी मिली है 2 हथियारों को लेकर इससे जो पूछताछ की गई थी वो यूपी पुलिस के बताए जा रहे हैं। ये काफी गंभीर बात है कि 8 यूपी पुलिस के अपराधी, 8 पुलिस के जो अपराधियों को पकड़ने गए थे, पुलिस के जो जवान थे, वीर थे, वो शहीद होते हैं, और उनके कुछ हथियार विकास दुबे गैंग के भी हाथ लगते हैं। 2 हथियार कम से कम बताए जा रहे हैं सोर्सेस के मुताबिक कि यूपी पुलिस के इनके पास थे। और फरीदाबाद में जब इनकी गिरफ्तारी हुई, इस प्रभात की, अंकुर की और उसका श्रवण की, इन तीनों की गिरफ्तारी में कम से कम
4 हथियार पकड़े जाने का दावा पुलिस के सोर्सेज द्वारा किया जा चुका है और उसमें से 2 हथियार यूपी पुलिस के भी बताए जा रहे हैं। साकिर, निश्चित तौर पर हथियार लेके निकले थे, यह बिल्कुल लगभग साफ है, क्योंकि यहां के अगर किसी ने हथियार मुहैया कराए होते, हरियाणा में कराए होते, दिल्ली एनसीआर में कराए होते, तो कम से कम यूपी पुलिस के हथियार नहीं होने चाहिए थे इनके पास। साकिर, बिल्कुल, और जिस तरह से ये शातिर अपराधी चले हैं और क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या प्लानिंग है, वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रभात जैसा अगर अपराधी या ये कहें कि एक मास्टर की या पुलिस के हाथ लग गई है, जो ये इस की से तमाम राज उगलवाएगा, और ये जो प्रभात जिससे आपकी बात हुई थी वो कम से कम अब धीरे धीरे करके ही सही तमाम राज उगल रहा है। ऐसे में विनोद, जो आपने रूट डिस्क्राइब किया था जहां पर विकास दुबे खड़ा हुआ नजर आया था, लगभग उसी तरफ ये इशारा अब जो ग्रेटर नोएडा में तलाशी हो रही है, नजफगढ़ की जो बात सामने आ रही है, लगभग वही इशारे मिल रहे हैं कि वही रास्ता है जहां से ये गुजर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पलवल की तरफ निकल सकता था, गुरुग्राम की तरफ निकल सकता था, गुरुग्राम होते हुए अलवर साइड जा सकता है, दिल्ली में जा सकता है। वो सेंटर पॉइंट एक ऐसा समझ लीजिए आप, नहर पार इलाके में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो फरीदाबाद के इंटीरियर्स में गांवों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पुलिस पहले ही सिकंजा कस चुकी है। अब ये राजस्थान की तरफ गया है, बाया गुरुग्राम होते हुए, या फिर दिल्ली में एंट्री करते हुए बदरपुर बॉर्डर के जरिए, या कहीं और गया, ये कह पाना अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां उस पॉइंट से, उन तस्वीरों से, उन फोटो से यह साफ हो चुका है कि उसकी रीच में दिल्ली भी था, उसकी रीच में, वहां से जाने के हिसाब से कह रहा हूं, रीच में ये नहीं है कि पुलिस नहीं थी, अलर्ट हो चुका था। राजस्थान जाने के लिए गुरुग्राम, रेवाड़ी वगैरह का रास्ता चुन सकता था। मेवात गुरुग्राम के जो लोकसभा के अंतर्गत आता है, जो जिला है नूह, वहां जा सकता था। यूपी का भी यहां से मथुरा बॉर्डर लगने लगता है, कोसी बॉर्डर, वहां भी जा सकता था। ये 3-4 ऐसी ही लोकेशन बनती हैं, उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होगा। जो थ्योरी आनी शुरू हुई है कि दिल्ली में कई वकील संपर्क कर रहे हैं सरेंडर की या कोर्ट में पेशी की, और जिस तरह से ग्रेटर नोएडा में, और ये जो अलर्ट है साकिर, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ग्रेटर नोएडा का जो अलर्ट है वो अदालत परिसरों में मास्क हटा के, हमारे जो सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने यह जानकारी दी है। ये काफी अहम जानकारी है कि अदालत परिसरों में अगर मास्क हटाकर देखा जा रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो ये इशारा करता है कि कहीं सरेंडर की प्लानिंग तो नहीं है। क्या किसी वकीलों के साथ मिलकर इसने ये कोशिश तो नहीं की है कि उस उत्तर प्रदेश पुलिस से मैं बच जाऊं और किसी और राज्य में जाकर अदालत में अपनी अर्जी लगाकर मैं सरेंडर कर दूं? विनोद, जिस तरह से आपने उसको डिस्क्राइब किया था, उसके पैर में कुछ दिक्कत थी, बहुत ज्यादा चल नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, और लॉकडाउन के चलते जो ट्रैफिक है रोड पर वो भी कम है, तो गाड़ियां कम मिलेंगी इसे, और ऐसे में ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, और शायद ये पुलिस के लिए आसान भी होगा कि उसको अपने जाल में, शिकंजे में जल्द ले पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, भाग वो सकता नहीं है। ऐसे में जो सवारी उसे मिलेगी वो बहुत लंबी दूरी तक जाए, शायद ये मुमकिन ना हो। साकिर, सही कहा आपने। पहली बात, ये पुख्ता तौर पर जो इसके आसपास जुड़े लोग हैं, जो प्रभात है या श्रवण है या अंकुर है, इनकी गिरफ्तारी के बाद साफ हो गई है कि उसके चलना बस की नहीं है, बहुत लंबी वो नहीं चल सकता है। दोनों पैरों से रोड बताई जा रही है, लेकिन एक पैर से लंगड़ा के चल रहा है। इसकी पुष्टि गुरुग्राम के सीपी ने जो अपना मैसेज जारी किया था उसमें भी की थी, फरीदाबाद पुलिस भी कर रही है। दूसरी बात, अब तक की जो थ्योरी समझ में आती है वो ये समझ में आता है कि ये अपनी कोई निजी वाहन उत्तर प्रदेश से लेकर कोई एक पर्टिकुलर वाहन या वाहन बदलकर अपने निजी वाहनों से शायद नहीं चल रहा है, टैक्सी या 3 व्हीलर तक जैसी सवारियों का इस्तेमाल कर रहा है। चौथी बात, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी अवस्था में जब भागना संभव ना हो तो ऐसी जगह छुपने की कोशिश करता है इस तरह का अपराधी, जहां से बहुत ज्यादा भागने की जरूरत ना पड़े, नौबत ना हो, सेफ्टी हो। एक और बात जो मेरी जानकारी में इस पूरी खबर पर नजर रखते हुए, हो सकता है कि वो दिल्ली और फरीदाबाद से ना हो, इसने जो एक स्टाइल अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, और इस शातिर अपराधी ने जो तरीका अपनाया वो ये है कि अभी भी जो मैं पढ़ रहा था कहीं से और यूपी से भी खबरें आ रही थी कि अपने दूर के हो या नजदीक के हो, रिश्तेदारों के संपर्क में है, और
अब इसमें जो नया मोड़ आया है, जैसे डॉक्टर गैंग की बात की गई, पपला गुजर गैंग की बात की गई, उन गैंग के संपर्क से पहले अब तक का इसका जो कह सकते हैं कि भागने का और छिपने का जो पूरी प्लानिंग थी, उसमें इसके जो रिश्तेदार थे दूर दराज के, जो फरीदाबाद में छुपा है, साकिर मैं आपको बता सकता हूं कि 2-3 पीढ़ी पीछे और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होती है, रिश्ता होता है, उस टाइप की रिश्तेदारी में छुपने आया था। तो ये अपने से जुड़े हुए लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अब ये गैंग की तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 3-4 गैंग के नाम आ रहे हैं जिनसे इन्हें मदद मिल सकती है, खासतौर से अलवर और मेवात का जो इलाका पड़ता है राजस्थान का, वहां के कुछ गैंग हैं, कुछ हरियाणा के गैंग हैं, और इन गैंग से संपर्क के बाद क्या ये अपना स्टाइल बदलेगा, क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक ये अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था। कई नंबर, एक चीज और है जो दर्शकों के सामने रखनी चाहिए, अब तक की जो जानकारी पुलिस की छानबीन से हमें मिली है वो ये है कि ये या इसके साथी अपना कोई परमानेंट नंबर यूज नहीं कर रहे, राहगीर होते हैं या जिनके यहां जाते हैं उनके नंबरों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक शातिर बदमाश की तरह से, जिन्हें पता है कि फोन कितना घातक हो सकता है, उस तरह की चीजें प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इनके फोन कहीं जो जा रहे हैं इनके रिश्तेदारों के पास से, वो तमाम चीजें इसकी और बढ़ते हुए तेजी से पुलिस को बढ़ा रही हैं। साकिर, यानी विनोद, ये अब भरोसेमंद लोगों को ढूंढ रहा है जिस पर भरोसा कर सके, जो इसका साथ दे सके। ऐसे में उन तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचने की ये कोशिश कर रहा है जिनसे कई सालों में शायद ये मिला भी ना हो, और इसलिए जो तमाम जो सबूत इसके घर से लिए गए हैं पुलिस के जरिए, उसमें शायद ऐसे रिश्तेदारों की वो तलाश कर रहा है जिनके सबूत उन घरों से इसे पुलिस को ना मिल पाए। ऐसे दूर के रिश्तेदार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे हो सकता है कि दिल्ली या राजस्थान या आसपास के इलाकों में ऐसे कुछ और रिश्तेदार भी हों उसके, जिसके यहां इसका बहुत आना जाना ना रहा हो, लेकिन अब इस वक्त में वो उन पर ही भरोसा कर रहा है। ठीक कहा साकिर आपने, जो बिल्कुल कानपुर में, यूपी में और आसपास कानपुर, इलाहाबाद का, लखनऊ का इलाका है, इसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। यूपी पुलिस किसी भी सूरत में अपने 8 वीर जवानों की शहादत को, शहीद हुए उनको नहीं भूलेगी। तो वो एरिया छोड़ के इसने दूर दराज जाना शुरू किया है, और इसके साथ ही ऐसे रिश्तेदारों को, ये भी आपने बखूबी बयां किया कि किस तरह से जो क्लोज अलाइज हो सकते थे, क्लोज रिश्तेदार हो सकते थे, उनसे दूर हटकर जहां जो कई सालों में ना गया हो, शायद दशकों में जिनसे संपर्क ना किया हो, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे जानकारों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो राजस्थान पुलिस का इनपुट है वो काफी चौंकाता है कि पेशेवर जो 3-4 गैंग का नाम मैं लगातार ले रहा हूं, पपला गुजर, डॉक्टर गैंग, इस तरह के गैंग से भी क्या इसने कोई मदद मांगी है? कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के पास इनपुट होगा। इसी वजह से इस गैंग से मदद मांगने को लेकर कि ये जो दुबे है, इसका गैंग किसी और गैंग से कितना ताल्लुक रखता था, इस पर भी पूरी जांच कहीं ना कहीं निर्भर करेगी। और ये निर्भर करेगी कि कब तक इसे किसी भी राज्य की पुलिस, अब ये यूपी की पुलिस का सवाल नहीं है, अगर दिल्ली एनसीआर में इंटर कर गया तो ये हरियाणा की पुलिस की नाक का सवाल भी है, दिल्ली की पुलिस की नाक का सवाल भी है, राजस्थान की पुलिस की नाक का सवाल भी है कि किसी एरिया में आ गया तो कोई और इसे पकड़ कर दे। बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहे और